हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 30 एमसीक्यूज पिछले वीक के। जो पिछले वीक में हमने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 9 से 15 अगस्त के बीच में जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। अगर आपका कोई एमसीक्यूज गलत हो जाए या आपको समझ ना आए तो आप हमारे चैनल पर जाके उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हु इज द न्यू पीएम ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अगर आपने न्यूज भी देखी होगी, टीवी पर भी देखा होगा तो भी आपको ये पता होगा। तो कौन बने हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री? वो है महिंदा राजापक्षा। डी इसका आंसर होगा, महिंदा राजापक्षा। गोटाबाया राजापक्षा वहां के प्रेसिडेंट है और ये इनके भाई है, ब्रदर है दोनों आपस में। तो एक भाई पीएम है, एक भाई प्रेसिडेंट है श्रीलंका का। याद रखना है, महिंदा राजापक्षा श्रीलंका के नए पीएम है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल कब मनाया जाता है? इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे। कब होता है वर्ल्ड ट्राइबल डे? बताया है मैंने आपको वीडियो में, ये होता है 9 अगस्त को। इसका आंसर होगा सी, वर्ल्ड ट्राइबल डे और इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले यही पढ़ना है क्वेश्चन में। करेक्ट लिखा है यहां पर या इनकरेक्ट लिखा है, ये जरूरी है पढ़ना। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। दूसरी है 4 वेराइटीज ऑफ सिल्क आर फाउंड इन इंडिया, मलबरी, ओक तसार, एरी, मुगा। एंड आउट ऑफ दीज 4 मुगा अकाउंट टू मैक्सिमम प्रोडक्शन इन कंट्री। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट कौन सी इनमें से? कीवर्ड्स आपको देखने होते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन आए स्टेटमेंट बेस्ड। कीवर्ड्स क्या है? यहां पर है लार्जेस्ट। तो क्या इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का पूरे वर्ल्ड में? क्या सही है स्टेटमेंट है? जी नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। पहली पर कौन है? पहले पर है चाइना। इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर है चाइना सिल्क प्रोडक्शन में। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। दूसरी देखते हैं, 4 वेराइटीज ऑफ सिल्क आर फाउंड इन इंडिया। क्या 4 वेराइटी मिलती है सिल्क की इंडिया में? बिल्कुल सही है। और कौन कौन सी 4 है? मलबरी है, बिल्कुल है, ओक है, जी है, इरी भी है, मुगा भी है। यहां तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बट इतनी स्टेटमेंट पढ़ के आपने नीचे ऑप्शन नहीं देखने लग जाना है, आगे भी पढ़नी है स्टेटमेंट। आगे क्या लिखा है? एंड आउट ऑफ दीज 4 मगा अकाउंट्स टू मैक्सिमम प्रोडक्शन इन कंट्री। ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो मगा वैरायटी है उसे हम मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री में। क्या ये सही है? जी नहीं, ये भी गलत है। मगा लीस्ट प्रोडक्शन होती है मगा की। इन चारों में से सबसे ज्यादा होती है मलबरी की। 74% जो सिल्क प्रोडक्शन होती है उसमें होती है मलबरी की, होती है 74%। तो याद रखना है, मगा की तो 1% से भी कम है, तो मगा सबसे कम है। तो पहली भी गलत होगी, दूसरी भी गलत होगी। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है सोनी रेटिया एल्बा के बारे में। पढ़ाया है इसके बारे में मैंने आपको। क्या पूछा गया है यहां पर? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है आपसे। ये सबसे पहले आपने देखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है आपसे। तो यहां पर है करेक्ट लिखा है। पहली स्टेटमेंट है सोनी रेटिया एल्बा ग्रोज अप टू 5 फीट एंड बियर व्हाइट फ्लावर्स विद पिंक बेस एज वेल एज ग्रीन फ्रूट्स दैट रिजेंबल्स एप्पल। तो मैंने पढ़ाया था आपको इसके बारे में और बताया था कि जो ये ट्री है सोनी रेटिया एल्बा, इस पर जो फ्रूट्स लगते हैं वो एप्पल की तरह दिखाई देते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हाइट फ्लावर्स लगते हैं इन पर जिनका पिंक बेस होता है।
और 5 फीट तक ये ग्रो कर सकता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी है द स्पीशीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र एंड इज अ नेटिव टू अंडमान आइलैंड। ये भी मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र का ये लोकल स्पीशीज नहीं है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है महाराष्ट्र में। नेटिव कहां का है? ये अंडमान आइलैंड का ये नेटिव स्पीशीज है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट ट्री ऑफ महाराष्ट्र। अच्छे से पढ़िए, स्टेट ट्री बुच है। मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र ने कुछ तो डिक्लेयर किया है सोनेरेटी अल्बा को। वो क्या किया है? मैंने बताया था आपको कि वो है स्टेट मैनग्रूव ट्री। क्या है? स्टेट मैनग्रूव ट्री है। सोनेरेटी अल्बा महाराष्ट्र का स्टेट मैनग्रूव ट्री है। स्टेट ट्री क्या है महाराष्ट्र का? वो है मैंगो। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, इसलिए बोलता हूं ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेट ट्री नहीं, स्टेट मैनग्रूव ट्री है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। एलिमिनेशन मेथड लगाइए। थर्ड ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया, बच्चा कौन सा? ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क के बारे में। क्या पूछा है आपसे? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ये सबसे पहले पढ़ना है, करेक्ट स्टेटमेंट। पहली बात, पहली स्टेटमेंट, सावेन was formally established at intergovernmental meeting hosted in Paro by Royal Government of Bhutan in January 2011। तो क्या 2011 में इस्टेब्लिश की गई साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क? बिल्कुल सही है, 2011 में इस्टेब्लिश हुआ। कहां पर हुआ था? पारो में हुआ था। पारो के बारे में मैंने आपको बताया था, एक टाउन है कहां का? भूटान का। भूटान में है पारो, याद रखना है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी है द मेन एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू हैव द कंट्रीज कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट टू फाइट वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द रीजन। तो क्या वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड है ये? साविन बिल्कुल सही है, वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड है। ये इसका मेन एम है, टू हैव द कंट्रीज कोलैबोरेट करवाना कंट्रीज के बीच में और कोऑपरेट करवाना टू फाइट वाइल्ड लाइफ क्राइम इन रीजन। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरे इसके मेंबर्स बताए गए हैं। मेंबर नेशन कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, चाइना, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो बताइए क्या है सभी इसके मेंबर्स है? ध्यान से पढ़ना है, क्या सभी इसके मेंबर्स है? जब मैंने ये वीडियो में पढ़ाया था इसके बारे में, तो मैंने आपको बताया था एक कंट्री जिसका नाम है चाइना। चाइना इसका मेंबर नहीं है, याद रखना है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। थर्ड गलत होगी तो ये गया, ये गया, ये बचा। आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कावकाज से रिलेटेड। कावकाज 2020 है क्या है? एक स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है। कहां होने जा रही है इस बार? वो बताना है आपको। पढ़ाया था मैंने इसके बारे में आपको। ये होने जा रही है रशिया में। रशिया में होने जा रही है कावकाज 2020। और रशिया ने इसमें चाइना और पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना। फिलहाल जो अभी टसल चल रही है इंडिया और पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कावकाज 2020 के बारे में, क्योंकि वहां इंडिया की आर्मी भी जाएगी, चाइना और पाकिस्तान की भी आएगी। लोया जिरगा क्या है? लोया जिरगा क्या है? व्हाट इज लोया जिरगा? क्या एक पाकिस्तान का शहर है, एक ट्री है, एक ग्रैंड असेंबली है अफगानिस्तान की, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है अरब की? पढ़ाया है मैंने इसके बारे में आपको। तालिबान से रिलेटेड था कुछ, याद कीजिए क्या था। ये है एक ग्रैंड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान। इसका आंसर होगा सी, ग्रैंड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान। ये असेंबली बुलाई जाती है अफगानिस्तान में उनके इंटरनल मैटर्स को सोल्व करने के लिए, उसे कहते हैं लोया जिरगा। सबसे ऊपर इस बॉडी को रखा जाता है, बट
जो इसके डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे सरकार के ऊपर, ये याद रखना है, सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है इसके डिसीजन। तो अभी यूएस और तालिबान में जो डील हुई थी, पीस डील, तो उसमें जो तालिबान फाइटर्स जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें कैद करके रखा है, उन्हें छोड़ने की बात हुई थी, बट अभी तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें छोड़ा नहीं है। तो उस मसले को सोल्व करने के लिए ये असेंबली बुलाई गई थी, लोया जिरगा। आगे बात करते हैं मैटेरन हिल स्टेशन कौन सी स्टेट में है? गोवा में है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र? मैंने आपको बताया था कि 77 नई बटरफ्लाई स्पीशीज फाउंड की गई है यहाँ पर, 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज वर फाउंड हियर। कौन सी स्टेट में था? ये था महाराष्ट्र में, मुंबई के पास है, मुंबई के 80 किलोमीटर दूर है मैटेरन हिल स्टेशन, याद रखना है आपको। और बटरफ्लाईज की स्पीशीज मिली है यहाँ पर 77। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे, और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है वर्ल्ड एलिफेंट डे वाले दिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। सुरक्षा नाम है उसका, सुरक्षा, जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो बताइए कब है वर्ल्ड एलिफेंट डे? तो ये है 12 अगस्त को। कब है? 12 अगस्त को होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। और हमारा इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? वो है प्रकाश जावड़ेकर। आगे बात करते हैं माउंट सिनाबंग वोल्केनो की। माउंट सिनाबंग वोल्केनो, सबसे पहले इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं, पूछा गया, करेक्ट पूछा है हमसे, ये ध्यान देना, करेक्ट पूछा है। पहली स्टेटमेंट क्या है? माउंट सिनाबंग इज लोकेटेड इन नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो दो पार्ट है इसी स्टेटमेंट में। सबसे पहले तो इंडोनेशिया में क्या है? बिल्कुल इंडोनेशिया में है। अब बात होगी इंडोनेशिया के भी अंदर जाए हम तो क्या सुमात्रा आइलैंड में है? बिल्कुल सुमात्रा आइलैंड में है। अब सुमात्रा के भी अंदर देखे तो क्या है? नॉर्थ में है, बिल्कुल सही है, नॉर्थ में ही है माउंट सिनाबंग वोल्केनो। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? द वोल्केनो इज मोस्ट एक्टिव इन कंट्री। क्या इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है माउंट सिनाबंग? ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है क्या है? इंडोनेशिया पूरा रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? द वोल्केनो वाज डोरमेंट फॉर 400 years and erupted recently in year 2010 and in 2014। उसके बाद 2020 में भी अभी कुछ दिनों पहले ये इरप्ट हुआ है। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है। डोरमेंट क्या होता है? डोरमेंट वोल्केनो कौन सा होता है? एक्टिव वोल्केनो कौन सा होता है? और एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन सा होता है? उनके बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट सेंसस इन इंडिया। एलिफेंट सेंसस की बात हो रही है इंडिया में। पहली स्टेटमेंट क्या है? एलिफेंट सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड वंस इन 5 years अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या 5 सालों में एक बार किया जाता है एलिफेंट सेंसस? और क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किया जाता है इसे? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? इट वॉज प्रीवियसली कंडक्टेड इन 2017। 2017 में कंडक्ट किया गया था क्या पिछली बार? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2017 में हमने एलिफेंट सेंसस किया था। अब कब होगा? 5 सालों बाद होगा, ऊपर वाली स्टेटमेंट में बताया है। अब होगा 2022 में। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पहली दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोनों। तीसरी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंसस elephant population in India is estimated to be around 30,000. The South India alone has 14,000 and North East has 10,000. तो नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में ज्यादा पाए जाते हैं एलिफेंट्स और नॉर्थ ईस्ट में भी है एलिफेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? क्या सी होगा? बताइए। जिन्होंने सी किया है इसका आंसर वो गलत है। ऊपर देखिए क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पूरे क्वेश्चन का यही है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा है
बट ये क्या है, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दी अबव, आंसर होगा डी। याद रखना है इनकरेक्ट और करेक्ट को अच्छे से पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन, रीड स्टेटमेंट्स केयरफुली, अच्छे से पढ़िए स्टेटमेंट्स को सारी को। सबसे पहले है द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन बैरन आइलैंड। या इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड में लोकेटेड है। और बैरन आइलैंड कहां पर है, अंडमान आइलैंड में। क्या है, सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड है बैरन आइलैंड में, और बैरन आइलैंड है अंडमान आइलैंड में। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अदर वोल्केनोज ऑफ इंडिया आर नारकोन डैम इन अंडमान आइलैंड, बारतांग इन अंडमान आइलैंड, दोसी हिल्स इन हरियाणा, धीनोदार हिल्स इन गुजरात, तोशम हिल इन हरियाणा। तो क्या ये जो नाम बताया गया ये भी वोल्केनोज है, बिल्कुल सही है, ये वोल्केनोज है सारे, याद रखना है आपको। और जो इसमें ये बारातांग वोल्केनो है जो अंडमान आइलैंड में है, ये मड वोल्केनो है। मतलब कि इसके अंदर से जब ये इरप्ट होता है तो मड निकलती है, कीचड़ निकलता है इसके अंदर से, ये याद रखना है। मड वोल्केनो है बारातांग वोल्केनो, कहां पर है, अंडमान आइलैंड में। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आखिरी स्टेटमेंट क्या है, द वोल्केनोज ऑफ अंडमान आर डोरमेंट एंड द रेस्ट आर एक्सटिंक्ट। तो अंडमान में कितने वोल्केनो है यहाँ पर, सबसे पहले तो बैरन, नारकोन डैम और बारातांग। तो ये कह रहा है कि जो अंडमान के वोल्केनो है वो डोरमेंट है। डोरमेंट क्या है, मतलब वोल्केनो भी काफी सालों से सोए हुए हैं, मतलब अभी इरप्ट नहीं हुए काफी सालों से, बट पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो इरप्ट होंगे। तो जो अंडमान में वोल्केनोज है वो डोरमेंट है, बिल्कुल सही है यहां तक। जो अंडमान के वोल्केनो है वो डोरमेंट है। एंड द रेस्ट आर एक्सटिंक्ट, और जो बाकी के हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। मतलब क्या है इस एक्सटिंक्ट का, कि पिछले 10,000 सालों में वो एक बार भी इरप्ट नहीं हुए और आगे भी उनके चांसेस नहीं है इरप्ट होने के, उसे कहते हैं हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो जो बाकी के मैंने वोल्केनोज आपको बताए, दोशी हिल्स, धीनुदार हिल्स, तोशम हिल, ये एक्सटिंक्ट है। क्या है स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो क्या होगा आंसर इसका, सी होगा आंसर। तीनों स्टेटमेंट क्योंकि करेक्ट है। तो अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल गलत है। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, ऊपर तो लिखा है रीड स्टेटमेंट केयरफुली। हमें कहां बताया है इनकरेक्ट और करेक्ट के बारे में, वो है यहाँ पर। क्या पूछा हमसे, इनकरेक्ट पूछा है, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है। तो ये सारे तो करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। आंसर है इसका डी, नन ऑफ दी अबव। अगला देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ाया था, वहीं से 6 रिवर्स ली गई है। तो आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ इन्हें अरेंज करना है। तो बताइए कौन सी आती है सबसे नीचे, साउथ में कौन सी रिवर है, उसके ऊपर कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी बहती है उसके ऊपर, और आखिर में कौन सी है। तो अगर आपको पता होगा तो बताइए अपने आप से, वरना हम बताते हैं। तो सबसे नीचे जो रिवर है वो है सतलुज। सतलुज रिवर सबसे नीचे फ्लो करती है, सदर मोस्ट रिवर है इन 6 में से। उसके ऊपर क्या आएगी, ब्यास। सतलुज के ऊपर आती है ब्यास, उसके ऊपर आती है रावी, उसके ऊपर चेनाब, उसके ऊपर झेलम, और सबसे ऊपर इंडस। तो ऑप्शंस क्या हुए, साउथ से नॉर्थ पूछा है, सबसे नीचे तो आएगी सतलुज। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए, 6 है दोनों में। उसके बाद सतलुज के ऊपर आएगी ब्यास, तो 1 है दोनों में। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा कौन सी। उसके ऊपर है रावी, अभी भी पता नहीं चला। इसके बाद क्या है, रावी के ऊपर आएगी चिनाब, चिनाब का नंबर है 3। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, बिकॉज यहाँ 2 दिखाया, ऊपर 3 है। चिनाब, चिनाब के ऊपर झेलम, सबसे ऊपर इंडस। याद रखना आपने इनकी लोकेशन, साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको पता होना चाहिए, या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ आप याद कर लीजिए, एक साइड आपको याद होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए इनके बारे में,
कि सतलुज और ब्यास इंडिया में मर्ज कर जाती है आपस में। कपूरथला के पास एक जगह है हरिके, सतलुज और ब्यास वहां पर मिल जाती है। बाकी सारी नदियां पाकिस्तान में जाकर मिलती है और आखिर में सारी नदियां ये इंडस रिवर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है करेक्टली मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। आपको मैंने आपको ट्राइबल म्यूजियम के बारे में पढ़ाया था, तो म्यूजियम बन रहे हैं इंडिया में 9 म्यूजियम, उनसे रिलेटेड है। आपको बताना है इनके बारे में, मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से। रानी गार्डेनिलू को किससे रिलेटेड है? इन तीनों में से क्या रामपा रेबेलियन से रिलेटेड है, हेरेका मूवमेंट से रिलेटेड है, या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड है? बिरसा मुंडा के बारे में बताइए। और आखिर में श्री अलूरी सीताराम राजू। सबसे पहले बात करते हैं बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड है, इन्होंने इसका विरोध किया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882। श्री अलूरी सीताराम राजू ने भी इस एक्ट का विरोध किया था। तो दोनों हो सकते हैं इसके, बट एक और भी है ऊपर जिसका श्री अलूरी सीताराम राजू जिसमें इन्वॉल्व थे, वो है रामपा रेबेलियन। रामपा रेबेलियन 1922 में हुआ था ये रामपा रेबेलियन। तो बच गई कौन सा? पहला बच गया, रानी जी बच गई, वो थी हेराका मूवमेंट में इन्वॉल्व थी। वो मात्र 13 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने इस मूवमेंट में पार्ट लिया था, हेराका मूवमेंट में। तो कौन से ऑप्शंस होंगे नीचे देखिए। 1 का क्या है? 1 का है वाई, 1 वाई, तो बी और डी में 1 वाई है। अब देखते हैं बिरसा मुंडा। 2 का क्या है? जेड, 2 जेड कहां पर है? यहां पर 2 जेड यहां पर है, तो ये हो जाएगा 3 का एक्स। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद होना चाहिए आपको बिरसा मुंडा के बारे में, श्री अलूरी सीताराम राजू और रानी गार्डेनिलू। रामपा रेबेलियन 1922 में हुआ था, श्री अलूरी सीताराम राजू ने इसमें पार्ट लिया था, लीड किया था इस मूवमेंट को। ओस्लो पीस अकॉर्ड पढ़ाया मैंने आपको, किसके बीच में है? तो अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है तो आपको पता होगा, यह है इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में, इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में है ओस्लो अकॉर्ड। स्पुतनिक 5 क्या है? क्या है? पहली सैटेलाइट है रशिया द्वारा भेजी गई, या फिर पहली वैक्सीन जो अप्रूव की गई कोविड-19 के लिए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, या फिर सबमरीन है जापान की? तो स्पुतनिक 5 क्या है? जल्दी बताइए। तो ये है फर्स्ट अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19, रशिया ने इसे अप्रूव किया है। पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी वैक्सीन है जो अप्रूव हो गई है कोविड-19 के लिए। इसका नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक क्या है? वो है जो हमारी दुनिया ने, मतलब यूएसएसआर ने पहली सैटेलाइट भेजी थी, जो उसका नाम था स्पुतनिक। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेलारूस। करेक्ट पूछा है, सबसे पहले ये पढ़ो। करेक्ट पूछा है आपसे, बेलारूस के बारे में पूछा है। लुका के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अलेक्जेंडर लुकाशेंको री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो क्या है? सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1994 से यही इंसान वहां पर प्रेसिडेंट है, और अभी इलेक्शन हुए वहां भी फिर से प्रेसिडेंट बन गया है। मोर देन 80% वोटिंग इनके फेवर में हुई है, ये याद रखना है। अलेक्जेंड्रा लुका से आप याद रख सकते हो। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी क्या है? बेलारूस टचेस इट्स बॉर्डर विद पोलैंड, यूक्रेन, रशिया, लातविया, लिथुआनिया एंड बाल्टिक सी। तो मैंने आपको मैप दिखाया था बेलारूस का, उसमें क्या था? उसमें था कि बेलारूस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब क्या हुआ? लैंड से गिरी हुई है और कंट्री से। तो बाल्टिक सी से टच नहीं करती, इसकी बाउंड्री बाल्टिक सी से टच नहीं करती, ये याद रखना है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी, पहली स्टेटमेंट सही है। तो ओनली 1 इसका आंसर होगा। ओरुनोदोई क्या थी? ओरुनोदोई ये क्या थी? ये थी एक स्कीम फॉर वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। याद रखना है, ओरुनोदोई इज अ स्कीम फॉर वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। किसने लॉन्च की है? असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम है। अगला क्वेश्चन है, रीड स्टेटमेंट केयरफुली। पहली स्टेटमेंट है पारस
इज इंडियाज एक्सोप्लैनेट सर्च मिशन। एक्सोप्लैनेट क्या होता है सबसे पहले तो आपको पता होगा, हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, मतलब सन के अराउंड घूमते हैं। बट यूनिवर्स में कुछ और प्लैनेट्स भी है जो सन के अराउंड नहीं घूमते, वो किसी और ऑब्जेक्ट के और स्टार के अराउंड घूमते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट। जो किसी और स्टार के अराउंड घूमते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट। तो क्या पारस इंडिया का एक्सोप्लैनेट सर्च मिशन है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पारस नाम है इंडिया के एक्सोप्लैनेट सर्च मिशन का। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज अ ग्राउंड बेस्ड एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस, मतलब हमने ग्राउंड पर रखा हुआ है इसे, कोई हमने सैटेलाइट नहीं भेजी है आसमान में या स्पेस में एक्सोप्लैनेट फाउंड करने के लिए। तो पारस क्या ग्राउंड बेस्ड एक्सोप्लैनेट है? बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है, ग्राउंड बेस्ड एक्सोप्लैनेट है। बट स्टेटमेंट का अगला पार्ट भी है, क्या लोकेटेड इन माउंट आबू है? माउंट आबू है जो ये पारस है, क्या माउंट आबू में लोकेटेड है? बिल्कुल सही है, ये भी माउंट आबू का है, राजस्थान में है। दो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। तीसरी क्या है? इट यूजेज थोरियम आर्गन लैंप कैलिब्रेशन, इट इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग प्लैनेट अराउंड एम टाइप स्टार्स। तो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था पारस के बारे में तो अच्छे से मैंने आपको समझाया था कैलिब्रेशन के बारे में, एम टाइप स्टार्स के बारे में मैंने आपको वहां पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पूछा गया है हमसे, करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, तो क्या होगा? तीनों करेक्ट है, सी आंसर होगा इसका। पीएम स्वनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है? जल्दी बताइए किससे रिलेटेड है? क्या आर्मी से रिलेटेड है, सिंगल वुमेन से रिलेटेड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है? ये आंसर होगा इसका ए, स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड है। इसमें होगा क्या, जैसे आपको पता है अभी लॉकडाउन के समय में जो रेडी वाले हैं हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है, इनका बिजनेस ठप हो चुका है पूरी तरह से, तो इनको फिर से रिवाइव करने के लिए इनके बिजनेस को गवर्नमेंट 10,000 रुपए का लोन देगी, वही है इस स्कीम में। तो पीएम स्वनिधि स्कीम रिलेटेड है स्ट्रीट वेंडर से, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा? नेशनल पूछा है। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या 12 अगस्त को, 12 जनवरी को, 12 मार्च या 14 अगस्त को? मैंने आपको पढ़ाया था 12 अगस्त को, कुछ पढ़ाया था, वो था इंटरनेशनल यूथ डे। 12 अगस्त को क्या होता है? इंटरनेशनल यूथ डे। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा? नेशनल यूथ डे, वो होता है 12 जनवरी को, आंसर हो जाएगा बी। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन बर्थ डे है स्वामी विवेकानंद जी का, 12 जनवरी को इस दिन होता है नेशनल यूथ डे। और इंटरनेशनल यूथ डे अगर आपसे पूछे वो होता है 12 अगस्त को। वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है 31 मई को, ये भी पढ़ा चुका हूं इसके बारे में भी। वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है 31 मई को। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है सबसे पहले अबाउट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? सबसे पहले इट इज अ प्लांट हार्मोन। क्या प्लांट्स में पाया जाता है एब्सिसिक एसिड? बिल्कुल सही है, प्लांट हार्मोन है। दूसरा है एब्सिसिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन रूट्स ऑफ प्लांट एज वेल एज टर्मिनल बड्स एट टॉप ऑफ द प्लांट। तो क्या ये प्लांट्स की रूट में पाया जाता है और टर्मिनल बड जो कि टॉप पर होंगे प्लांट के। क्या इसकी लोकेशन यहां पर है? बिल्कुल सही है, ये भी एब्सिसिक एसिड आपको प्लांट्स की रूट में मिलेगा और टर्मिनल बड्स में मिलेगा जो टॉप पर होंगे प्लांट के। काम क्या है एब्सिसिक एसिड का? इन्वॉल्व्ड इन मेनी डेवलपमेंट प्लांट प्रोसेसेस सच एज डोरमेंसी, इन्वायरमेंट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। डोरमेंसी यानी कि प्लांट जिंदा तो है बट उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, प्लांट जिंदा है बट उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ रुक चुकी है, उसे कहते हैं डोरमेंसी। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होगी? जैसे ड्रोट आ जाए या फ्लड आ जाए तो वो प्लांट के लिए स्ट्रेस हो जाएगी, तो उसे कहेंगे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। एब्सिसिक एसिड इसमें इन्वॉल्व रहता है प्लांट की प्रोसेस में, डोरमेंसी में और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम में। तीनों करेक्ट है, तो हमसे पूछा भी करेक्ट ही है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पाके टाइगर रिजर्व के बारे में।
कहां पर लोकेटेड है? मैंने आपको हॉर्नबिल्स के बारे में पढ़ाया था, हॉर्नबिल्स के बारे में पढ़ाया था। कौन सी स्टेट में थे हॉर्नबिल? वो थे अरुणाचल प्रदेश में। तो पाके टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना है, पाके टाइगर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट टॉप्ड इन रैंक ऑफ अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम? कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इसमें? ये स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा ने इसमें टॉप किया है। दूसरे नंबर पर थी चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्टेट नहीं है, यूटी है। अगर आपसे यूटी पूछे कौन सी यूटी ने टॉप किया है तो चंडीगढ़ आएगा। और तीसरे नंबर पर थी तेलंगाना, मतलब जो दूसरी स्टेट है वो है तेलंगाना। तो याद रखना है आपको। सेकंड स्टेट भी आपसे पूछ सकते हैं, जो चंडीगढ़ नहीं लिखना है सेकंड स्टेट में, वहां आएगा तेलंगाना। बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी, ये किससे रिलेटेड है? बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी, बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है बिप्लब कुमार कमेटी। तो ये रिलेटेड है क्लोज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड की क्लोज 6 को लागू करने की बात कही जा रही है। उसमें क्या है? उसमें बोला गया है कुछ रूल्स प्रोवाइड की है असमीज पीपल को, उनके कल्चर्स को कंजर्व करने के लिए और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए। तो भी बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी का क्या रोल था? उन्हें पता करना था कि असमीज पीपल कौन है, क्या डेफिनेशन होगी असमी पीपल की। तो वो बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी ने बताया। याद रखना आपको, क्लोज 6 ऑफ असम अकॉर्ड के बारे में थी। चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनर लाइन परमिट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ILP inner line permit is a system in which a special permit is required by people from other region of India to visit the state। मतलब अगर हमें उस स्टेट में विजिट करना है तो हमें इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। इनर लाइन परमिट इज अ सिस्टम इन विच अ स्पेशल परमिट रिक्वायर होगा हमें अगर हम किसी दूसरी स्टेट से उस रीजन में जा रहे हैं। तो पहली तो बिल्कुल सही होगी। दूसरी देख लेते हैं। करंटली द इनर लाइन परमिट इज एप्लीकेबल इन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। क्या इन चारों में है या कोई और भी है? तो जी हाँ, बिल्कुल इन चारों में है। बिल्कुल इन चारों में है। ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स है, चारों की चारों, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। इनको भी अगर नॉर्थ से साउथ में अरेंज करें हम तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उससे नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। तो कौन सा आंसर हो गया? करेक्ट पूछा हमसे, आंसर हो गया बोथ 1 and 2। याद रखना इनर लाइन परमिट क्या है। 28th क्वेश्चन है हमारा। रीड स्टेटमेंट केयरफुली। सीरस इज लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। तो क्या सीरियस इसका लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल सही, सीरियस इसका लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अ ड्वार्फ प्लैनेट, बोने प्लैनेट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ड्वार्फ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट द सन, हैज इनफ मास, assume a nearly round shape, has not cleared the neighborhood around its orbit and is not a moon। क्या ये सभी कंडीशंस पूरी करनी होगी अगर आपको ड्वार्फ प्लैनेट कहलाना है? तो ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले तो ऑर्बिट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमना चाहिए उसे। हैव इनफ मास टू अज्यूम अ नियरली राउंड शेप, राउंड शेप होनी चाहिए उसकी। हैज नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड यहां लिखा है, ध्यान से पढ़ना है। नॉट क्लियर्ड नेबरहुड अराउंड एंड इज नॉट अ मून। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लूटो आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वो सन को ऑर्बिट करता है, सन के अराउंड घूमता है, उसके बाद उसकी शेप भी राउंड है और ना ही वो मून है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने अपना जो नेबरहुड है, उसकी ऑर्बिट के अराउंड नेबरहुड है, उसे क्लियर नहीं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है। जो हमारे प्लैनेट है मरकरी, अर्थ, वीनस, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना जो ऑर्बिट है उसका नेबरहुड क्लियर कर रखा है, वहां पर कोई और ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए इन्हें प्लैनेट्स कहते हैं हम।
और प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट 5 रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लेनेट आर सीरियस, प्लूटो, एरिस, मेकमेक, ह्यूमिया। तो क्या है, पांचों है ड्वार्फ प्लेनेट, ध्यान से पढ़िए नाम इनके, बिल्कुल सही है, ये पांचों की पांचों ड्वार्फ प्लेनेट है। तो क्या होगा आंसर, आंसर सी होगा। देखिए ध्यान से, अगर आप सी कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या पूछा हमसे, ऊपर तो लिखा है सिर्फ रीड स्टेटमेंट केयरफुली, पूछा हमसे यहां गया है चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है, ये तीनों करेक्ट है। तो क्या होगा इसका आंसर, डी होगा इसका आंसर, नन ऑफ दी अबव। गैंजेटिक डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ते हैं, पूछा गया है, करेक्ट पूछा है, सबसे पहले यही पढ़ना है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है गैंजेटिक डॉल्फिन्स के बारे में। सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट है द गैंजेटिक डॉल्फिन्स वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो क्या इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंजेटिक डॉल्फिन है? क्या इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंजेटिक डॉल्फिन है? बिल्कुल सही है, वो 2010 में इसे डिक्लेयर किया गया था। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी है दे आर फ्रेश वाटर डॉल्फिन, क्या ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है या सोल्ट वाटर में पाई जाती है? तो ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है गैंजेटिक डॉल्फिन, याद रखना है। तो दूसरी भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज ओनली पर ध्यान देना है, ओनली सेंचुरी फॉर गैंजेटिक डॉल्फिन इन कंट्री। क्या ये सिर्फ इकलौती ऐसी सेंचुरी है जिसमें गैंजेटिक डॉल्फिन पाई जाती है? तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तीनों की तीनों करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट ही पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल आर करेक्ट, डी आंसर हो जाएगा। ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। अभी हमने बात की विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में, तो कहां पर है, कौन सी स्टेटमेंट है गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आपको मिलेगी? इसका आंसर होगा बिहार, यह है बिहार में, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज इन बिहार, याद रखना बिहार में है गैंजेटिक डॉल्फिन। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।